सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। चंचल जी, आपको भी हमारा नमस्कार। नमस्कार ममता जी, आपको और सभी सुनने वालों को नमस्कार। कैसी हैं? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, एकदम बढ़िया। आप बताइए क्या हाल है? मेरे तो अच्छे हैं, लेकिन आपसे आज बड़े दिन के बाद मुलाकात हुई और कई दिन से गायब थी, बिल्कुल नजर ही नहीं आई। नजर आ रहे थे, बस कहीं और नजर आ रहे थे। अच्छा। डेली अपडेट में नजर आ रहे थे। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो आयोजित था गोवा पणजी में, हाँ। तो वहां पर हम अपने क्रियाकलाप कार्य कर रहे थे, जो दफ्तर के काम होते वहां से हम अपडेट कर रहे थे। तो अब हाजिर हैं यहाँ माइक्रोफोन के सामने और आपके सामने, सखियों सहेलियों के सामने, और ढेर सारी बातें लेकर और आज का विषय लेकर। बताइए। तो बता देते हैं विषय। हम बात करेंगे हर पल जो नया सबक हमें सिखाती है, यानी जिंदगी हर कदम कदम पर एक नया लेसन होता है। वैसे तो हम बहुत सारी चीजें किताबों से सीखते हैं, लेकिन कितने ही सारे लोग होंगे जिनका किताबों से वास्ता नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत सारे सबक याद होते हैं, और वो होते हैं अपने अनुभव से, जिन्हें हम अनुभव कहते हैं। वो हर सबक ही होता है जो हम जिंदगी से लेते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। अनुभव की पाठशाला सबसे बड़ी पाठशाला होती है, और ये पाठशाला हमारे बड़े बुजुर्गों के पास अवश्य होती है। हाँ। जो हमारे घर की दादी नानी होती हैं, पहले के जमाने में बहुत पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, शिक्षा का अभाव था, लेकिन जो ज्ञान का भंडार उनके पास था, वो आज तक हम सबके पास कहीं नहीं मिल पाएगा ढूंढने बिल्कुल पर। एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो तब से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक उसके पास संघर्ष रहता है, और ये संघर्ष या जिस तरह से वो जीवन जीता है, हर पल कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। इसी बारे में बहुत विस्तार से हम बात करेंगे, और बात करेंगे जो ये मौसम बदला है। सर्दियां आ चुकी हैं पूरी तरह से, बहुत सारे क्षेत्रों में तो ठंड ने बहुत तेजी पकड़ ली है, और आलम ये है कि जमीन पे पैर रखना मुश्किल हो गया है। देश के तमाम हिस्सों में, कुछ हिस्सों में सर्दी पड़ रही, कुछ हिस्सों में अभी सर्दी पहुंची नहीं है, दस्तक दे रही है। अब जैसे मुंबई या जो समुद्र के तटीय इलाके हैं, यहाँ पर तो सर्दी नहीं पड़ती है, कुछ समान मौसम रहता है। हाँ, जैसे कि अभी गोवा से जब मैं आई तो वहां भी सर्दी नहीं पड़ रही थी, और यहाँ भी इतनी सर्दी नहीं है, इतनी क्या बिल्कुल नहीं है, गर्मी पड़ती है, और कुछ शहरों में सर्दी का आलम देखते ही बन रहा है। तो जहाँ पर ठंड है वहाँ ठंड के जो प्रभाव हैं, यानी कि त्वचा पर, हमारी स्किन पर जो असर देखने को मिलता है, रूखी सूखी सी हो जाती है, बेजान सी हो जाती है, तो वापस से उसे तरोताजा कैसे करना है, इसके बारे में हम बताएंगे हम। और साथ में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है आज, तो इस पर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन पहले एक गाना सुन लेते हैं जी। छाया हो दिन हो कि रात
ममता जी, आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा हो, इसी के लिए हर साल 2 दिसंबर के दिन हम मनाते हैं। और इस दिन को मनाने का मकसद है प्रदूषण नियंत्रण तकनीकों, नीतियों और प्रदूषण को कम करने के महत्व पर हम सबका ध्यान आकर्षित हो सके। 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी के कारण नेशनल प्रदूषण नियंत्रण दिवस की शुरुआत हुई थी। इस दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में ये दिन याद किया जाता है। ये त्रासदी 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात को हुई थी, जब भोपाल के यूनियन कार्बाइड प्लांट में मिथाइल आइसोसेनेट गैस का रिसाव होने लगा था। और जब ये हुआ था तो इस दुर्घटना में करीबन 5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। ये संख्या कम ज्यादा हो सकती है क्योंकि आंकड़े जो बताते हैं वो हम बता रहे हैं। और ये त्रासदी उस समय तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि आज भी इसके दुष्प्रभाव वहां देखने को मिलते हैं। और वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों को जानने की दृष्टि से भी ये दिन बहुत अहम है। जिस तरह से हम जब जापान में जो बम कांड हुआ था, वह जब वहां परमाणु बम गिराए गए थे, तो उसका असर आज भी देखने को मिलता है। इसी तरह से ये भी एक बहुत बड़ी त्रासदी थी जिसका असर आज तक देखने को वहां मिलता है। और इस दिन का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक आपदा प्रबंधन और उसके नियंत्रण के लिए जागरूकता फैलाना है, ताकि जो भी जल, वायु, मिट्टी और ध्वनि जैसे तरह तरह के प्रदूषण के कारण बनते हैं और पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित भी करते हैं, उनको हम रोक सकें। इसके अलावा औद्योगिक आपदा को नियंत्रित करने के लिए लोगों को शिक्षित भी किया जा सके, इसलिए भी इसे हम मनाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं चंचल जी। प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए बनाए गए कानून के बारे में लोगों को जानकारी मिले, ये इसका उद्देश्य है। और इसके अलावा हम लोगों की लापरवाही से किसी भी तरह से औद्योगिक प्रदूषण का फैलाव न हो, इसके बारे में भी जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। यही मकसद है आज के दिन को याद किए जाने का। और ममता जी कहते हैं कि भाई जान है तो जहान है, लेकिन हर जगह जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है ना, तो जान और जहान दोनों ही चीजें खतरे में आ रही हैं। और देश दुनिया की हवा में घुलते प्रदूषण के कण हमारे शरीर के सुरक्षा कवच को, या जो हमारी इम्यूनिटी जिसे हम कहते हैं, उसको पार करके हमारे दिल, दिमाग, फेफड़े और शरीर के जाने किन किन हिस्सों पर बुरा असर डाल रहे हैं। जीवन शैली ही ऐसी बन गई है कि हम जीने के लिए सब कुछ करते हैं, फिर भी जीने का अर्थ जैसे हम भूलते जा रहे हैं। बढ़ता वायु प्रदूषण न केवल भारत के लिए ही बल्कि दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। प्रदूषण के कारण जल और पृथ्वी वायु प्रभावित होते हैं, जो दुर्घटना या मौत का कारण भी बनते हैं। प्रदूषण से जीवन और स्वास्थ्य की गुणवत्ता प्रभावित होती है। प्रदूषण के चलते लोगों को तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है और वो बीमारियां कई बार जानलेवा भी हो जाती हैं। इसके बारे में बहुत जागरूकता फैलाई जा रही है, बहुत सारी हिदायतें दी जाती हैं, कई जगह बंदिशें भी हैं, फिर भी ये प्रदूषण फैल रहा है। और ये सवाल ममता जी हम सबके लिए कि आज हम कहां पहुंच गए हैं कि जहां व्यक्ति पर्यावरण को या अपने स्वास्थ्य को, दूसरों की सुविधा का कोई मतलब ही नहीं है, हम ध्यान ही नहीं रखते हैं। हम बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन इस बारे में कुछ जो कदम उठाना चाहिए बेहतर, वो हम कुछ भी नहीं करते। दरअसल प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि पटाखे फोड़ना, जैसे अभी दिवाली बीती और वहां पे लोगों ने खूब सारे पटाखे फोड़े और जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, बम विस्फोट, उद्योगों से गैसों का रिसाव वगैरह वगैरह। इसके अलावा सड़कों पर लगातार बढ़ते निजी वाहन और गुणवत्ता के ईंधन का उपयोग न होना, निर्माण कार्य के लिए जो चीजें मुहैया कराई जाती हैं वो सब, जैसे कि बहुत ज्यादा तेज मशीनें चलती हैं, मिट्टी की खुदाई हो रही है और सीमेंट की ढुलाई हो रही है, तो ऐसे में प्रदूषण बढ़ता है। और ध्वनि प्रदूषण के बारे में यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगी। जैसे जब सड़क पर जाते हैं तो गाड़ियों की कतार होती है, एक ही बिल्डिंग से, एक ही घर से, अड़ोस पड़ोस से जब लोग निकलते हैं, कई बार हमने देखा है कि एक ही घर में लोग जा रहे हैं अपने अपने दफ्तरों को, अलग अलग गाड़ियों में जाते हैं, अलग अलग 4 व्हीलर्स लेके जाते हैं या 2 व्हीलर्स। तो मान लीजिए आप एक ही घर से जा रहे हैं या आपके अगल बगल भी घरेलू आपके माहौल है, रिश्ता है, तो एक गाड़ी में
3-4 लोग बैठ के जा सकते हैं। ये ज़रूर है कि एक ही गंतव्य नहीं होगा, जाहिर है कि किसी को कहीं जाना होगा, किसी को कहीं जाना होगा, लेकिन हाँ, अगर आसपास है आपका गंतव्य स्थान तो वहाँ एक दूसरे को छोड़ते हुए जा सकते हैं। इस तरह अगर सब लोग सोच ले तो निश्चित रूप से ध्वनि प्रदूषण से बच सकते हैं। इसी तरह से वायु प्रदूषण की जब बात हो रही है तो दिवाली जैसा त्योहार आता है तो यहाँ हम खुद पर नियंत्रण रखें। पटाखे फोड़ने से जैसे जो धुआं निकलता है, और सिर्फ दिवाली ही क्यों, जब शादी ब्याह के अवसर होते हैं या कई बार जब गणपति उत्सव होते हैं, कोई बहुत सारे उत्सव महोत्सव ऐसे होते हैं जहाँ हम अपनी खुशी को दर्शाने के लिए इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हम रोक लगा सकते हैं इन पर। और जब हम बात करते हैं कि हमारा योगदान होना चाहिए तो यही सबसे बड़ा योगदान हमारा होगा। और इन सब का आपको पता होगा कि गर्भवती महिलाओं पर इसका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। गर्भवती महिलाओं पर जो होने से बच्चे समय से पहले कई बार जन्म ले लेते हैं और कई बार इनका समुचित शारीरिक विकास नहीं हो पाता है और कई बार बच्चों का वजन कम हो जाता है। अस्थमा और फेफड़ों की बीमारियों से पीड़ित बच्चे पैदा हो जाते हैं और गर्भवती महिलाओं पर जब तेज शोर का प्रभाव पड़ता है तो कई बार उनका जो तिथि निर्धारित तिथि होती है उससे पहले ही बच्चा पैदा होने का खतरा भी रहता है। इसी तरह से हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ये राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस लोगों को प्रदूषण को नियंत्रित करने की जागरूकता के लिए मनाया जाता है। आजकल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको नियंत्रित करने के लिए ज़रूरी है कि हम दुआओं का प्रयोग करें, कचरा ना फैलाएं, हो सके तो इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग करें, सीएनजी को हमेशा बंद रखें, ध्वनि प्रदूषण के लिए तेज आवाज़ में कोई भी धुन ना सुने, इससे लोगों को परेशानी हो सकती है। और कुछ शहर तो ऐसे हैं जहां वायु प्रदूषण इतना ज़्यादा है वाहनों के कारण कि वहां निकलना ही बहुत दूभर हो गया है। बात सही है कि हमें कई बार लगता है ये कोहरा है, धुंध है, लेकिन वो पॉल्यूशन होता है। और अब गाना सुनते हैं एक, फिर और बातें करते हैं। लगा ले है जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना, है जिंदगी गले लगा ले है जिंदगी। बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया, हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, ला 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 लगा ले है जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे
हर एक गम को गले से लगाया है ना? ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी। छोटा सा साया था, आंखों में आया था, हमने दो बूंदों से मन भर लिया। छोटा सा साया था, आंखों में आया था, हमने दो बूंदों से मन भर लिया। हमको किनारा मिल गया है जिंदगी, ला 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 ला। हमको किनारा मिल गया है जिंदगी, ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले। ला 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 ला, है ना? ऐ जिंदगी गले लगा ले। चंचल जी, प्रदूषण के मामले में दरअसल सभी हमारे श्रोता भी सजग और सचेत हैं। देखिए ना, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज के ग्लोबल वार्मिंग से तो ये आवश्यक कार्य है। बढ़े हुए प्रदूषण से इस कार्य के फलस्वरूप कुछ कमी ही नहीं अपितु अपने संपूर्ण प्रकृति को हम अपने अनुकूल बना सकते हैं। और इसके लिए बस केवल इतना ही करना है कि हम अपने मनोनुकूल कार्य न करके प्रकृति के अनुरूप कार्य करें। कार्बन उत्सर्जन कम कर पैरों से चलें, साइकिल चलाएं, सेहत बनाएं। ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने लिखी है कि साइकिल से चलें और सेहत बनाएं। इससे क्या होगा, आपकी फिटनेस भी बनी रहेगी। ये कुछ मूलभूत उपाय हैं। यद्यपि इस दृष्टिकोण से वैश्विक स्तर पर भी ऐसे दिवस आयोजित किए जाते हैं। दरअसल साइकिल से चलने के लिए वक्त कहाँ है, लोग जल्दी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाना चाहते हैं। ये दिवस इसीलिए मनाते हैं ममता जी कि लोगों में जागरूकता फैले, लेकिन हम सिर्फ इनको सुनने तक सीमित छोड़ देंगे तो वो जागरूकता कहाँ से आएगी। जैसे हमने कहा कि हम बात तो करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि नहीं, हमें अच्छा लग रहा है पटाखे चलाना, या बच्चों को हम समझा नहीं पाते हैं कई बार। तो उन्हें बचपन से इन चीज़ों के फायदे नुकसान समझाएंगे तो कहीं ना कहीं शायद वो समझ सकें और इन चीज़ों पर रोक लगाई जा सके। एक श्रोता लिख रहे हैं कि भोपाल त्रासदी की ये दिन हमें याद दिलाता है जिसमें कई जानें गई थी और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से जागरूकता के लिए ये दिन मनाया जाता है। इसका मकसद प्रदूषण के जुड़े खतरों को कम पैमाने पर लाना है और ऐसे कई शहर हैं जहां सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ये बात पहले भी एक श्रोता ने लिखी थी। और इसके लिए जरूरी है कि आप धरती की हरियाली को बचाए रखें। धरती की हरियाली को बचाने के लिए जाहिर सी बात है कि आपको नियमित रूप से पौधारोपण करना पड़ेगा। अगर पौधे आप लगाते रहेंगे, आपके इर्द गिर्द हरियाली रहेगी, तो प्रदूषण का जो दुष्प्रभाव है उससे आप बच सकते हैं। और सुरीले गाने से बचना नहीं है बल्कि सुनवाना है। तो सुनते हैं ये गाना।
बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं। मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। आजा तेरा आंचल ये प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं, खुशियां जहां भर की तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं। तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे, पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। शाम सवरे, जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था। संगीतकार सचिन देव बर्मन। बहुत ही बूढ़ा किसान
एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया। रंगीला 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 रे रंगीला আমার ছাড়িয়ে বন্ধু কই কই গেলা রে বন্ধু রঙিলা রঙিলা मिलो शाम सवरे ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। विविध भारती से यह कार्यक्रम सखी सहेली, ये कार्यक्रम जारी रहेगा अंतराल के बाद। विविध भारती से सखियां सहेलियां और हमारे सखा सुन रहे कार्यक्रम सखी सहेली। और अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हो चुके हैं लेकर अपना कार्यक्रम सखी सहेली जी। और सखी सहेली में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमारी सखियां बताती हैं, सखा हमारे बताते हैं कि कुछ हम ऐसी बातें भी कह जाते हैं जो उनके लिए मार्गदर्शक के रूप में होती हैं, ज्ञान की बातें भी हो जाती हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है इस बात से। मतलब तो रेडियो सुनकर भी सीखा जा सकता है। बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चों को जब हम देखते हैं कुछ गतिविधि करते हुए तो किस तरह से वो संघर्ष कर रहे हैं अपने छोटे से, तो उस तरह से भी हम सीख लेते हैं। रेडियो तो बाकायदा शिक्षक के रूप में कार्य करता है, एक मानक भाषा सिखाता है रेडियो। और आपको याद होगा रेडियो से जब रेडियो बजता था तो हम कागज कलम लेकर बैठा करते थे, बहुत सारी बातें नोट करते थे। और यही बातें हमारे श्रोता भी कहते हैं कि रेडियो से गानों के बारे में, फिल्मों के बारे में और तमाम जो जानकारियां होती, पिटारा से जो बातचीत प्रसारित की जाती है या जो सखी सहेली से बातें हम उन्हें बताते हैं, उससे भी वो सीखते हैं। तो हमें ये इस बात की बेहद खुशी होती है। और विविध भारती चूंकि एक हिंदी प्रसारण सेवा है, तो जो अलग प्रांतों के लोग जहां पर विविध भारती की पहुंच है और जो सुन रहे होते हैं प्रोग्राम, वो कई बार कहते हैं कि विविध भारती सुनते सुनते उनकी हिंदी बहुत अच्छी हो गई है, तो हिंदी का ज्ञान उन्हें बहुत अच्छा मिल जाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। दरअसल होता क्या है कि बहुत सारी बातें किताबों में नहीं मिलती हैं, बहुत सारी बातें जिंदगी सिखाती है। हमारी पूरी जिंदगी जैसे एक सफर है जिसे पूरा करना हम इस दुनिया में आए हैं पूरा करने के लिए। और ये जीवन यात्रा किसी के लिए इतनी आसान नहीं होती जितनी की लगती है। यहाँ सभी को बहुत सी मुश्किलें, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और ममता जी, जिंदगी कभी खुशी देती है तो कभी कभी दुख भरे दिन भी हमें दिखाती है। ये समय का एक पहिया है जो बस चलता रहता है और एक जैसा कभी नहीं चलता। इसके समय के अनुसार हमें खुद को बदलते रहना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। जीवन चलता ही तो रहता है, एक दिन बीता तो दूसरा दिन हमारे सामने आ खड़ा होता चुनौती के रूप में कि आज हमें क्या करना है। और हर दिन नई जिम्मेदारी हमें उठानी पड़ती है। अगर हम इन जिम्मेदारियों में अपनी भूमिका सही तरीके से निभाते हैं तो हमें जीवन जीने का अद्भुत आनंद मिलता है। लेकिन जहां थोड़ी भी ढील हमने दी तो मुश्किलों का पहाड़ हमारे सामने खड़ा हो जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की मुझे एक बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि जिंदगी एक साइकिल चलाने की तरह है, अपना बैलेंस इसके लिए सही रखें तो ये आपकी आगे बढ़ती जाएगी। और आज शायद बहुत कम लोग हैं ममता जी जो अपनी जिंदगी से खुश हैं, या हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से संतुष्ट है, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी अलग अलग तरह की मुश्किलों से घिरा हुआ है और परेशान नजर आता है। लेकिन ये जिंदगी इतनी परेशानियों के बावजूद
जब सुख दुख के पहलू हमें तरह तरह के दिखाती है तो कोई ना कोई सबक सिखाती ही रहती है। बिल्कुल, और जब कई बार नया सबक सिखाती है, जैसे कि किसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे होते हैं और वहां पर कहीं असफलता मिलती है या कोई चोट लगती है तो निश्चित रूप से डिप्रेशन का कारण बन जाती है। ये बात मैं इस संदर्भ में कह रही हूँ कि इंग्लैंड के गांव में एक लेखिका का जन्म हुआ था, J.K. रॉलिंग। आप सभी ने नाम सुना होगा, हमारे तमाम श्रोताओं ने सुना होगा, जिनकी किताब है हैरी पॉटर की एक लंबी सीरीज के नाम से जानी जाती है, और वो तो नाम ही है हैरी पॉटर की कहानियां आपने पढ़ी क्या, जिस तरह से। लेकिन उनके पीछे एक लंबा ऐसा पड़ाव है, तकलीफों का और दुखद पड़ाव है, जिससे वो आगे बढ़ी। दरअसल उनके बारे में बता दें कि उनके खाते में 2 दर्जन किताबें आई और लगभग इतने ही प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान भी आए। लेकिन उनके अतीत के पन्ने अगर हम पलटें तो उनमें ढेर सारा संघर्ष है, जिंदगी की जद्दोजहद है, आत्मसम्मान की लड़ाई, और इस सब के बावजूद अपने सपनों को जिंदा रखने की दृढ़ इच्छा शक्ति उनमें शामिल है। क्या बात है। रॉलिंग इंग्लैंड वेल्स की सीमा पर बने गांव में जन्मी थी और उन्होंने बचपन से ही लिखना शुरू कर दिया था, पर मां की बीमारी और उनकी मौत से उन्हें तोड़ कर रख दिया था, लेकिन उन्होंने टूटने नहीं दिया, उसको अपनी कलम की धार बना ली। क्या बात है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, जिंदगी का हर पल कुछ सिखाता है, हर लम्हा एक नया सबक सिखाता है। मुश्किलें आएंगी मगर डरना नहीं, हर सुबह एक नया मौका लाएगी। खुद पर विश्वास रखो, मंजिल मिलेगी, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। हर कठिनाई का सामना हंसते हंसते करो, जिंदगी के हर रंग को जी भर के जियो। जो संघर्ष की राह पर चलते हैं वही अपने सपनों को सच करते हैं। क्या बात है। बहुत सही बात लिखी है। अब इस समय गाना सुनवाते हैं और फिर इस मुद्दे पर बातें करेंगे। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, 2 पल। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, 2 पल। इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं, इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, 2 पल। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, 2 पल। जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही। जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही। यहाँ चोर है सब कोई साध नहीं, सुख ढूंढ ले सुख अपराध नहीं। प्यारे तू
जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल, इसे खोना नहीं, खोके रोना नहीं, इसे खोना नहीं, खोके रोना नहीं। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल, जिंदगी हंसने गाने के लिए है दो पल, इसमें रोना नहीं, ये बात भी है और ये एक सबक है। और अभी हम बात कर रहे थे हैरी पॉटर की सीरीज की। जेके रॉलिंग जो इंग्लैंड की लेखिका है, इंग्लैंड के छोटे से गांव ब्रिस्टल में वे जन्मी थी, लेकिन उन्होंने अपने संघर्षों को एक नया आयाम दिया, कलम की धार दी, वो टूटी नहीं। उनकी माँ की जब मौत हो गई थी, इसी बीच जब उनकी शादी हुई तो शादी भी लंबे समय तक चल नहीं पाई, नौकरी भी उनके पास नहीं थी, रहने के लिए कोई खास जगह भी उनके पास नहीं थी। लेकिन सिंगल मदर रॉलिंग डिप्रेशन में भी चली गई थी, यहाँ तक कि उन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। लेकिन जो हालात थे उस हालात से उसके बाद उन्होंने लड़ना शुरू किया और जब लिखना शुरू किया तो उनकी कहानियां और उपन्यास लोगों के लिए खास हो गए। और उनका पहला उपन्यास जब 1997 में आया तो प्रकाशन के बाद बाकी दुनिया का ध्यान उन पर गया और फिर वो एक बेस्ट राइटर के रूप में, सर्वश्रेष्ठ लेखिका के रूप में जानी गई और बेस्ट सेलिंग नॉवेल की सूची में हैरी पॉटर का नाम शुमार हुआ। तो ये कहने का मतलब है कि जिंदगी से अगर हम टूट कर कहीं हार कर बैठ जाएंगे, कोने में उदास होकर रोते रहेंगे तो जिंदगी और तोड़ेगी, लेकिन जिंदगी को धता बताकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जिंदगी को हार मानना पड़ेगा। बिल्कुल, कई बार हम ऐसा कोई गाना सुन लेते हैं, ऐसी कोई जीवनी पढ़ लेते हैं, ऐसी कोई किताब हमारे हाथ लग जाती है तो उसे पढ़कर हमें प्रेरणा मिलती है और अपने उस जो भी मुश्किल दौर से हम गुजर रहे होते हैं उससे उबरने के लिए वो बड़ी प्रेरणा का काम करता है। और ऐसी ही एक विदेशी महिला हेलन केलर भी थी जो मूकबधिर और दृष्टिबाधित थी और उनकी टीचर थी एनी सुलिवन। सोचिए कितना संघर्ष किया उन्होंने एक ऐसी छोटी बच्ची को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए। और हेलन केलर ने बाद में इतना नाम कमाया, उन्होंने भी स्नातक किया और बाद में उनकी पुस्तकें भी बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने पसंद की जो उन्होंने लिखी थी और अपना संघर्ष भी उन्होंने लिखा था इन पुस्तकों में। तो कहने का मतलब यही है कि जीवन में समय का बहुत बड़ा महत्व है और समय की कीमत भी हमें समझनी है। कोई भी पल हमें यूं ही गंवाना नहीं है और हम जो भी कुछ पूरा करना चाहते हैं उसमें पूरी तरह से अपने आप को झोंक देना है। जो धन कई बार हमसे खो जाता है उसे तो हम फिर भी कमा लेते हैं, लेकिन जो समय एक बार हमने गंवा दिया वो कभी हमें दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए हम समझ लें कि ये बहुत कीमती चीज है और इसे गंवाने के बाद हमें बाद में पछताना ना पड़े, तो ऐसा कोई भी काम हम ना करें। बिल्कुल सही कह रही हैं। और समय से लिया हुआ हर फैसला बहुत ज़रूरी होता है, सही फैसला। कुछ गलत फैसले हमें जीवन में बहुत कुछ सीख भी दे जाते हैं और तोड़ जाते हैं हमें। कई बार ठोकर खाते हुए, लड़खड़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अपनी हार से संभलना भी सीख जाते हैं। जो गलती हमारी राह की रुकावट बनी उसे हम ढूंढ लेते हैं तो समझो कि अब कामयाबी हमसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। पूरा जैसे आप अभी बात कर रही थी और हमने लेखिका का जिक्र किया जेके रॉलिंग का, तो पूरा साहित्य और फिल्मी दुनिया और आम जिंदगी भरी पड़ी है जहां पर बहुत टूटन भरी, सीलन भरी जिंदगी से लोग आगे बढ़े और बहुत कामयाबी का परचम लहराया लोगों ने। एक संदेश हमें मिला है जिसपे हमारे श्रोता ने लिखा है कि हाथ से छूटी बातें ही जीवन का सबक बन जाती हैं। जिंदगी हमें रोज नया पाठ पढ़ाती है, रोज हम कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं और रोज ही उन गलतियों से नया कुछ सीखते भी हैं। जीवन दृष्टि भी देती है, साथ ही दिशा भी दिखाती है। कभी भी किसी मसले पर क्या गलत है, क्या सही है, जरूरी नहीं कि जो हम सोचते हैं वैसा ही हो। जो चिर अभिष्ट सत्य है वो ये कि नित नई गलतियों से हम एक रोज नया सबक लेते हैं। जिंदगी हर रोज ढेर सारे पैकेट में हमसे मिलती है और उन पैकेट में से ही हमें कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा अपने पास। बस इसके लिए कोई शर्त नहीं होती। इन्हीं पैकेटों में से कुछ पैकेट होते हैं जो आपको चुनना होता है, तो आप घबराइए नहीं, आप जल्दी ही समझदार बनकर सहायक बना लेंगे। क्या बात है। एक श्रोता ने और लिखा है इसी तरह, मुश्किलें आएंगी मगर डरना नहीं, हर सुबह एक नया मौका लाएगी, खुद पर विश्वास रखो, मंजिल मिलेगी, मेहनत का फल जरूर खिलेगा। हर कठिनाई का सामना हंसते हंसते करो, जिंदगी के हर रंग को जी भर के जीवो। जो संघर्ष की राह पर चलते हैं वही अपने सपनों को सच करते हैं। और अब रहा गाना ये।
जिंदगी मुझको दिखा दे रास्ता, जिंदगी मुझको दिखा दे रास्ता, तुझको मेरी हसरतों का वास्ता, तुझको मेरी हसरतों का वास्ता, जिंदगी मुझको दिखा दे रास्ता, जिंदगी मुझको दिखा दे रास्ता। बोझ गम का है चला जाता नहीं, बेकसी का दुख सहा जाता नहीं, सारा आलम अजनबी है क्या करूं, उलझनों में कुछ नजर आता नहीं, हो जिंदगी मुझको दिखा दे रास्ता, जिंदगी मुझको दिखा दे रास्ता, तुझको मेरी हसरतों का वास्ता, तुझको मेरी हसरतों का वास्ता, जिंदगी मुझको दिखा दे रास्ता। मैं कहीं थम जाऊं ये आदत नहीं, हाथ फैलाना मेरी फितरत नहीं, जब चला हूं मैं तो मंजिल पाऊंगा, मैं नहीं या फिर मेरी किस्मत नहीं, हो जिंदगी मुझको दिखा दे रास्ता, जिंदगी। तो अब चंचल जी, ये तो गाना हमने सुनवाया, अब एक संदेश सुन लेते हैं और फिर उसके बाद कुछ और बातें करते हैं। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया। जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत? डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह 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 की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे, बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी। ममता जी, ये जो जीवन है ना, बिल्कुल एक बहती नदी की तरह है, जो अगर बहता रहे तो पानी साफ रहता है, जहां एक बार रुक गया तो बिल्कुल काई जम जाती है। तो इसी तरह से हमें भी हमेशा बहते रहना है। और कहते हैं ना कि जहां सूरज में एक तरफ तपिश है तो वहां रात के अंधेरे को दूर करने की ताकत भी है। तो इसी तरह से जिंदगी के नए नए सबक हमें सीखते रहने हैं। जीवन को जीने की असली कला यही है कि हम मुश्किलों से हताश होने की बजाय उन्हें जीवन का हिस्सा समझकर उनका सामना करें और पूरे जोश और उमंग के साथ जीवन के हर पल का आनंद लेते रहें।
आए, लगे फूल हंसने, देखो बसंती बसंती होने लगे मेरे सपने, ये दिन क्या आए, लगे फूल हंसने। जैसी हो रही है हर सुबह मेरी, लगे हर सांझ अब गुलाल से भरी, चलने लगी महकी हुई पवन मगन झूम के, आंचल तेरा झूम के, ये दिन क्या आए, लगे फूल हंसने। वहाँ मन बावरा आज उड़ चला, जहाँ पर है गगन सलोना सामना, जाके वहीं रख दे कहीं मन रंगों में खोल के, सपने ये अनमोल से, ये दिन क्या आए, लगे फूल हंसने, देखो बसंती बसंती होने लगे मेरे सपने, ये दिन क्या आए, लगे फूल हंसने। चंचल जी, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सर्दियों का मौसम बड़ा सुहाना होता है। हमने सर्दी का जिक्र किया था ना कार्यक्रम के आरंभ में, तो उन्होंने उससे जोड़कर ये तार जोड़ा है। बच्चे और बुजुर्गों को थोड़ी बहुत ठंड से कठिनाई होती है, गर्म कपड़े पहनकर घर से बाहर निकल ले, खाने पीने का मजा सर्दियों में, जैसे कि गज्जक, मूंगफली, गाजर का हलवा, खजूर खाने को मिलते हैं, बाजरे की रोटी, खिचड़ी, मक्का की रोटी, सरसों का साग। सर्दियों में फलों में सेब, संतरा, अंगूर, अमरूद, काजू, बादाम, अखरोट खाने को मिलते हैं। खाने पीने के मामले में सर्दियों का मौसम बड़ा अच्छा है। हमने तो स्किन की बात करनी चाहिए थी, अब ये यहाँ पहुंचा दिए। अब दरअसल ये जो लिखे हैं बाजरे की रोटी, खिचड़ी, मक्के की रोटी, अब तो ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे श्रोता आज जरूर ये पकवान बनाएंगे, और आप भी, हम भी। बिल्कुल, लेकिन हम बात कर रहे थे त्वचा के बारे में कि भाई सर्दी के कारण जो त्वचा में रूखा सूखापन आ जाता है, हाथ पैरों में खुरदरापन, नाखून टूटे फूटे हो जाते हैं, होंठ और एड़ियां फटने लगती हैं। तो इन तमाम समस्याओं से बचने के लिए और त्वचा को वापस से मुलायम करने के लिए अतिरिक्त देखभाल की इसे जरूरत होती है। तो इसी के लिए एक बड़ा अच्छी सी चीज हमारी श्रोता ने लिखी है कि ग्लिसरीन और नींबू का रस, इन्हें सम भाग में मिलाकर रख लें और नहाने के बाद इसे लगाएं तो त्वचा खिली खिली रहती है। और सर्दियों से परंपरा चली आ रही है कि सरसों के तेल की मालिश की जाती है और उसके कुछ समय के बाद गुनगुने पानी से नहाना चाहिए, तो भी त्वचा मुलायम बनी रहे। लेकिन पानी बहुत तेज गर्म ना हो, इसका ख्याल रखें, क्योंकि ये त्वचा की नमी को सुखाकर और ज्यादा रूखा सूखा बना देती है। नहाने के बाद कोई भी क्रीम लगा लें, लोशन लगा लें, और जो सरसों का तेल की बात की वो तो पहले लगाया है, मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं। बिल्कुल। और हमारे श्रोता ने लिखा है कि स्किन की देखभाल अगर ना की जाए तो सर्दी में ब्रेकआउट, क्रॉनिक ड्राइनेस और स्किन पर पैचेस दिखने लगते हैं। सर्दी में गर्म पानी का इस्तेमाल स्किन की परेशानियों को बढ़ा देता है। ये बात तो अभी आपने भी बताई ममता जी कि बहुत तेज गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि त्वचा की नमी इससे सूखने लग जाती है और इसीलिए तो सूखापन आता है हाथ पैरों में और सभी जगह पर। और देखिए चंचल जी, ये जो स्किन की देखभाल है ऊपरी ऊपरी त्वचा की देखभाल है, लेकिन असल में अगर आप हेल्दी डाइट का सेवन करें तो जो नमी है त्वचा में अपने आप आती है, नेचुरल नमी होती है। सर्दी में फलों और सब्जियों का ज्यादा सेवन करना चाहिए, जो स्किन को जिससे फायदा पहुंचता है। फल और सब्जियों को खाने से आपकी त्वचा हेल्दी भी रहती है और आप भी युवा रहते हैं लंबे समय तक। और सर्दियों के जो कहते हैं ना सुपर फूड जो इन दिनों में बहुत मिलते हैं,
आंवला है, कच्ची हल्दी है, खजूर, गाजर, चुकंदर, संतरा, ऐसी चीज़ें आप खाइए। और अगर आपको कुछ मेवे वाली चीज़ खानी है तो अखरोट खाइए, तिल, चिया सीड्स जो होते हैं ना, चिया के बीज, सोयाबीन, अलसी, ये ऐसी चीज़ें जिनमें ओमेगा 3 होता है, तो ये आपके शरीर को गर्माहट देगा। और अंदर से जब शरीर में गर्माहट रहेगी तो त्वचा की जो खूबसूरती है वो भी निखर बनी रहेगी। और आपको याद होगा पहले के ज़माने में त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए, नम बनाने के लिए उपटन लगाया जाता था। तो उपटन अगर रोज़ नहीं तो हफ्ते में एक बार भी लगा लें तो इससे क्या होता है कि एक तो रक्त का संचार होता है, तो इससे भी आपकी त्वचा खिली खिली रहती है, और दूसरे एक तरह से मसाज भी हो जाता है और सफाई भी हो जाती है स्किन की। आपको जरूरी नहीं बहुत सारी चीजें कहीं बाहर से लेकर आनी है। आटा, बेसन, ये चीजें घर में होती हैं। दूध की मलाई ले लीजिए, थोड़ा सा उसमें हल्दी डालिए और बस उसका उपटन बना लीजिए। ज्यादा चीजें भी नहीं चाहिए। साथ में गाना जरूर सुनते रहिए। आदमी और इंसान फिल्म का ये गाना था। आशा भोसले की आवाज थी, साहिर लुधियानवी के बोल थे, रवि का संगीत था। और अब घड़ी की ओर देखिए चंचल जी, बिल्कुल वक्त नहीं है कि हम कुछ बोलें, बतियाएं या गाना सुनवाएं। तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और चंचल वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली।